इससे पहले के टॉपिक्स में हमने अभी तक पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं हमारे डेटाबेस सिस्टम्स की, ड्रॉबैक्स क्या होती हैं फाइल सिस्टम की, और डीबीएमएस की फाइल सिस्टम के ऊपर क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। ठीक है, पर्पस ऑफ डेटाबेस, हमारा डीबीएमएस की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस की डीबीएमएस की क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, हम इन चीज़ों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं अपने डेटाबेस बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सभी को फेस हुई हैं। ठीक है, तो हमें उनसे ओवरकम करना होता है, इसीलिए हम डिसएडवांटेजेस ज़रूर लेते हैं पहले, क्योंकि हम एडवांटेजेस तो हमने जान ली कि क्या क्या एडवांटेज हो सकती है। अगर हमें डिसएडवांटेजेस भी पता होंगी तो हम एक अच्छा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको ओवरकम कर पाएँ। तो इसमें पहला क्या है, डीबीएमएस इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इज़ हाई कंपेयर टू द फाइल सिस्टम। तो पहला पॉइंट ये है कि डीबीएमएस जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में, क्योंकि फाइल सिस्टम क्या होता है, एक नॉर्मल हमने फाइल बना ली, उसके लिए कोई भी हमें कोई अलग से एप्लीकेशन परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हम कोई वर्ड में फ़ाइल बना सकते हैं, नोटपैड में बना सकते हैं, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं, किसी और में। तो वहाँ पर हम अपने एक डेटाबेस बना सकते हैं पर फाइल सिस्टम में। ठीक है, पर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है। हमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लेना, परचेज़ करना होता है। इसमें जब हम परचेज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर को, तभी हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा रहती है कॉस्ट। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी। ये डेटाबेस सिस्टम इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स एज इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग एंड एडिटिंग अ डेटाबेस। तो डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी क्वेरीज़ हर किसी के अंडरस्टैंडेबल नहीं होती हैं। ठीक है, हमें इसमें काफ़ी सारी क्वेरीज़ लगानी होती हैं, उसके बाद ही हम अपना डेटाबेस में डेटा क्रिएट, मतलब डेटाबेस में हमने टेबल क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम अपना डेटा उसमें स्टोर कर पाते हैं टेबल के पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होने की वजह से यहाँ पे क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग एंड एडिटिंग का डेटाबेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जाता है ये डेटाबेस के लिए। ठीक है, थर्ड आता है डेटाबेस हैंडलिंग स्टाफ रिक्वायर्ड। अब जैसे पिछले पॉइंट्स में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो अब ये हर किसी की तो समझ के बात नहीं है, है ना। तो इस केस में हमें डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हमें एक स्टाफ की ज़रूरत होती है, मे बी एक पर्सन की, 2 पर्सन्स की, या इससे ज़्यादा की भी। ठीक है, जितना बड़ा हमारा डेटाबेस है उससे उतने ही पर्सन हमें चाहिए होते हैं उसको हैंडल करने के लिए। क्यों? क्योंकि डेटाबेस में जो क्वेरीज़ हैं वो स्किल्ड पर्सनल ही चला सकते हैं। ठीक है, लाइक सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जो भी टेबल का नेम है ये सेलेक्ट करने की क्वेरी हो गई। अब डिलीट करना है कोई भी फाइल को, या फिर फिल्टर आउट करना है, या फिर कोई अपडेशन करना है डेटाबेस में, तो इसके लिए हमें स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर आता है फोर्थ, डेटाबेस फेलियर। ऑल द रिलेवेंट डेटा ऑफ एनी कंपनी इज स्टोर्ड in a database, so it is imperative that the database works in optimal condition and there are no failures. अब फेलियर्स कैसे नहीं होने चाहिए, लाइक किसी कंपनी का डेटाबेस है, ठीक है, उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन अपने सिस्टम की इस तरह से बनाई है कि उनके सिस्टम की रैम बहुत कम है, डेटाबेस उन्होंने जो यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा बल्कि सॉफ्टवेयर है, लाइक कह सकते हैं ओरेकल, या इसके अलावा और भी सारे आते हैं, एक्सेस है, एक्सेल में उन्होंने कोई डेटाबेस क्रिएट किया है, तो इन तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन अपने सिस्टम की इस तरह से लेनी होगी ताकि कोई भी डेटाबेस का फेलियर ना हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है कि जब भी हमने डेटा सेव कर दिया और डेटाबेस हमारा एक बहुत बड़ी फाइल बन गई है, तो उस केस में जब हम उसमें से डेटा रिट्रीव करते हैं तो वहाँ पर वो सिस्टम फेलियर हो जाता है हमारा। क्यों? क्योंकि जैसे आपने भी देखा होगा, आप अगर अपने डे टू डे लाइफ में आपके फ़ोन हैंग हो जाते हैं। क्यों हैंग हो जाते हैं? क्योंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा लोड दे देते हैं उसकी मेमोरी के ऊपर। ठीक है, तो मेमोरी पे लोड होने की वजह से आपका फ़ोन हैंग हो जाता है और फिर आपको रीबूट करना होता है। फिर आप सारी एप्लीकेशंस को या प्रोसेसेस को क्लोज़ करने के बाद ही आप उसको यूज़ कर पाते हो। सेम वे में आपका डेटाबेस फेलियर हो जाता है तो आपको फिर सारी प्रोसेस को किल करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई हार्डवेयर कॉस्ट। A database contains vast amount of data, so a large disk storage is required to store all this data. ठीक है, अब हार्डवेयर हमें ज़्यादा चाहिए होगा
क्यों? क्योंकि अब सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी तो हाई लेनी पड़ेगी जब हमारा डेटा ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें लार्ज डिस्क स्टोरेज की ज़रूरत होती है, और जो मेमोरीज़ होती हैं कंप्यूटर्स की मेमोरी, ठीक है, वो बहुत कॉस्टली होती है। आप अगर अपने कंप्यूटर में ही चेक करो या फिर लैपटॉप में चेक करो तो आपको कितना मिलता है, 500 GB हार्ड डिस्क, ठीक है। 500 GB हार्ड डिस्क में आपके पार्टीशंस होते हैं, 2 और 3 पार्टीशंस होते हैं हर कंप्यूटर में। वो डिपेंड करता है, आप चाहो तो एक पार्टीशन में बना सकते हो। उसके बाद में आप सपोज़ करते हैं 500 GB आपकी फिल हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में आपको बाकी और भी परचेज़ करनी है, तो फिर आप क्या करोगे, डिस्क परचेज़ करोगे, ठीक है। लाइक आपने पेन ड्राइव ली, पेन ड्राइव आपकी कितने GB की होती है, लाइक 4 GB, 16 GB, 32, 64, 1 TB, इस तरह से। अब हमने सपोज़ करते हैं 64 GB की पेन ड्राइव ली, तो कितने रुपीज़ की आएगी, वो आएगी अराउंड 1500 to 2000 रुपीज़ की, ठीक है। इतनी 64 GB की ही हम केवल बात कर रहे हैं। अब 2000 रुपये तक आप खर्च कर रहे हो तो आपको केवल डेटा 64 GB ही आप सेव कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हार्डवेयर की कॉस्ट जो है इसमें ज़्यादा रहती है, अगर हमारा डेटाबेस में हमने पहले कॉन्फ़िगरेशन हाई नहीं ली है तब। फिर उसके बाद आता है ह्यूज साइज, ठीक है। ए डेटाबेस कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्पेशली फॉर बिगर ऑर्गेनाइजेशन। दिस डेटा में इवन इंक्रीज as more data is updated into the database. The bigger the database is, it is more difficult to handle and maintain. It is also more complex to ensure data consistency and user authentication across big databases. अब डेटाबेस का साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है, ह्यूज साइज़ हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब डेटाबेस में तो लार्ज अमाउंट में डेटा आ गया, तो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं TCS, ठीक है, IBM, HCL और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। तो इसमें क्या होता है, डेटा इतना ज़्यादा इनका होता है कि इनको हैंडल करने के लिए अलग से एक टीम असाइन करनी होती है, लाइक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हायर करने पड़ते हैं, और फिर वही लोग इनका डेटाबेस को हैंडल करते हैं और फिर वो अपडेट भी करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना डेटाबेस बड़ा होगा, और फिर उसमें अपडेशन करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो जितना बड़ा डेटा उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसको हैंडल और मेंटेन करने के लिए होगी, और इसी की वजह से डेटा कंसिस्टेंसी भी नहीं रहेगी, ठीक है। वहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, लाइक डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ जाएंगी काफ़ी जगह पर, और फिर वहाँ पे हमें डेटाबेस में फ़ाइल सेव करने में एरर आएगा इसकी वजह से ही, और यूज़र ऑथेंटिकेशन भी नहीं हो कर पाएंगे, क्योंकि यूज़र का ऑथेंटिकेशन मतलब लाइक कोई पर्टिकुलर पर्सन है A, ठीक है, उनको डेटाबेस का हेड बना दिया, ठीक है। DBA होते हैं डेटाबेस हेड, जो होते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो हमने वो DBA हैं, अब उनका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब उनको कोई फाइल में एडिशन करना है, ठीक है। तो एडिशन नहीं कर पाएंगे जब तक उनका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इस तरह की, डेटाबेस का साइज़ बड़ा होने की वजह से। इसके बाद आता है अपग्रेडेशन कॉस्ट, ठीक है। ऑफन न्यू फंक्शनैलिटीज़ आर एडेड टू द डेटाबेस, दिस लीड्स टू डेटाबेस अपग्रेडेशन। अब डेटाबेस हमारा डेली बेसिस पर अपग्रेड होता है, उसमें नए नए फंक्शंस आते हैं, सॉफ्टवेयर्स में भी नए नए फंक्शंस आते हैं जो एडेड होते हैं। लाइक आप अपने फ़ोन का एग्जांपल दे सकते हैं, जब आपने फ़ोन परचेज़ किया होगा तो एंड्रॉयड के कोई और वर्जन पर होगा, पर टाइम टू टाइम एंड्रॉयड का वर्जन अपग्रेड होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो भी अपग्रेड होगा, और अपग्रेडेशन होने की वजह से, ठीक है, वहाँ पर आपके सिस्टम को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अब कॉन्फ़िगरेशन किसी सॉफ्टवेयर की बढ़ेगी तो आपके फिर सिस्टम की भी तो कॉन्फ़िगरेशन उसके अकॉर्डिंग बढ़ानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अपग्रेडेशन की कॉस्ट बहुत हाई होती है इसी वजह से, क्योंकि आपका सब सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा तो आपका सिस्टम भी अपग्रेड करना ही पड़ेगा आपको, ओके। अब यहाँ तक तो ये आपके हो गए डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS, ठीक है। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। तो कंपोनेंट्स ऑफ DBMS क्या क्या होते हैं, एंड यूज़र्स, डेटाबेस एप्लीकेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, इसमें एरो लगे हुए हैं। एरो की वजह से वो क्यों लगे हैं, क्योंकि ये आपका यहाँ डेटाबेस एप्लीकेशन से डेटा एंड यूज़र तक भी जाता है और एंड यूज़र से डेटा इधर भी आता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये एरोज़ आपके लगे हुए हैं। ये वाइस वर्सा डेटा फ्लो होता है जब भी आपका डीप कंपोनेंट्स के बीच में डेटाबेस के डेटा फ्लो होगा। तो यहाँ पर डेटाबेस एप्लीकेशन हो गई, लाइक SQL, PL SQL, Oracle,
यहाँ एंड यूज़र्स जो हम सब लोग हैं वो अपने एंड यूज़र्स हो गए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक इन्होंने एक सिस्टम परचेज किया हुआ है जिसका डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो डेटाबेस हमारी फाइल में सेव हो जाता है, इस वजह से हम यहाँ से फिर यूज़ कर पाते हैं। तो इसमें क्या क्या है, यूज़र्स, ठीक है। फर्स्ट आता है यूज़र। अब यूज़र क्या होता है, यूज़र मे बी ऑफ एनी काइंड सच एज DB एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम डेवलपर और डेटाबेस यूज़र्स। तो यूज़र्स एंड यूज़र्स हो जाते हैं जो कोई भी हो सकता है, लाइक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है DBA, सिस्टम डेवलपर हो सकते हैं क्योंकि सिस्टम डेवलपर्स हमारे एप्लीकेशंस में काफ़ी चेंजेस करते रहते हैं तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और डेटाबेस यूज़र्स जो डेटाबेस के नॉर्मल यूज़र्स होंगे, जो लाइक DBA तो हमारा हो गया जो डेटाबेस अपग्रेड करेगा, और नॉर्मल यूज़र्स जो हम और आप लोग हो गए, ठीक है। आप सपोज़ आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की हुई है, आपका डेटाबेस है, आपको भी कभी भी यूज़ हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो नहीं है वहाँ पर, तो आप उसको डेटाबेस में से कोई डिटेल निकालनी है तो आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है। इसलिए फिर आती है डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन में भी डिपार्टमेंटल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनल। तो डेटाबेस एप्लीकेशन कैसी कैसी हो सकती हैं, डिपार्टमेंटल हो सकती है, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और इंटरनल। डिपार्टमेंटल में किस तरह से, लाइक आपका कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, लाइक बिग बाज़ार, ईजी डे, मैक्स और इस तरह के आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ से आप अपना डेटाबेस खुद हैंडल कर रहे हो। आपने लाइक कोई इन्वेंट्री आपने मैनेज की हुई है तो आपके स्टॉक्स की यूनिट वहाँ पे रह सकती है SKU, और वहाँ पे आपके PSKU, ISBN नंबर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड रहेंगी, ठीक है। फिर पर्सनल, आपका लाइक एक पर्सनल हो गया, जैसे आप हमारे कॉलेज का है तो ये हमारा पर्सनल हो गया, ठीक है। पर्सनल में कैसे, आप कॉलेज के अंदर आए, आपका एक डेटाबेस बना हुआ है, लाइक जैसे हमारे नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, तो हम नोट्स बनाते हैं, ये हमारा पर्सनल फाइल हो गई, तो ये हमारा पर्सनल डेटाबेस हो गया। ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज के पूरा जो डेटा रहेगा पूरा, ठीक है, एक पर्सन का डेटा हो गया पर्सनल, और पूरे कॉलेज का डेटा जिसमें सभी लोगों की डिटेल्स आएगी वो ऑर्गेनाइजेशनल हो गया। और इंटरनल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का डेटा, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर होता है DBMS, सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस एक्सेस, सॉरी। तो सॉफ्टवेयर कौन सा, लाइक PL, SQL, Oracle, ये जो भी हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो हम जो मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसमें चेंजेस कर सकते हैं हम डेटाबेस एक्सेस को लेकर, वो हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा यहाँ पर। फिर आता है डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ लॉजिकल डेटा एज अ सिंगल यूनिट। तो लॉजिकल डेटा, डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया, कोई डेटा हमने सेव किया हुआ है तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक A है तो A हमने सेव तो कर दिया पर उसके रिलेवेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ सेव नहीं की हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होनी चाहिए अवेलेबल, ठीक है। तो ये एज अ सिंगल यूनिट होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद का हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।